स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं अर्थशास्त्र का ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले एक ही प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाला गया था, यानी कि उसमें सिर्फ वो प्रीवियस ईयर का पेपर था BPSC TRE 2 के लिए, और ये अगला प्रैक्टिस सेट है। हमने आपको बताया था कि BPSC TRE 2 में हमने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उसमें डाले गए थे 6 to 8 के लिए, सामाजिक अध्ययन के, जिसमें आप देख सकते हैं। और उसमें भी अर्थशास्त्र के या सभी सब्जेक्ट के बहुत से विषय उसमें प्रश्न थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और अपने तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं और इसका ये प्रैक्टिस सेट देखते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। पहला प्रश्न है कि रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना के द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? और इसका सही जवाब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में, और वो भी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर। तो इसका अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि हम जल्दी से प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि जिसको हम NSSO के नाम से जानते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा बताना है कि किस आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। और इसका सही जवाब है कि इसके मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये देखिएगा, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि जो NSSO है, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है उसकी स्थापना 2 मई और 1951 को हुई थी। इसका जो है केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है उसको CSO कहते हैं, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। जबकि एक जो है कि NSSO है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। अब है कि देखिए, NSSO और CSO के विलय कर 2019 में NSO बना दिया गया है, यानी कि अब इन दोनों का विलय हो गया और इसका नाम जो है कि अब NSO हो गया है, और ये जो है कि 2019 में इन दोनों का विलय कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बताना है कि कौन सा वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में ये प्रावधान किए गए हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर जो है कि लागू कानूनी प्रावधान ये रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निर्धारित किए गए हैं। और अगला प्रश्न है कि ये बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ताकि सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती हैं। और इसका सही जवाब है कि जो राजकोषीय नीति हैं वो सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि GDP का प्रमुख उपयोग बताना है कि क्या है। GDP का प्रमुख उपयोग क्या है? और आप जानते हैं कि GDP का जो प्रमुख उपयोग होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए करते हैं। और जो GDP है, यानी कि जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। भारत में जबकि जो वित्तीय जो वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि RBI यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अधिनियम 1934 की बताना है कि किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। यानी कि 1934 का जो रिजर्व बैंक अधिनियम था उसमें जो बैंकों को शामिल किया गया है जिस अनुसूची के तहत, तो उसका सही जवाब है कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो भी बैंक उसमें शामिल हैं उसको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति की जो समिति होती है, यानी कि उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से एक होता है, और गवर्नर जनरल जो होता है वो मौद्रिक नीति का अध्यक्ष होता है। एक वर्ष में जो है कि 6 बार मौद्रिक नीति जारी किया जाता है, ये भी जानने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लागू किया गया था 1955 में, तो उसमें जो है कि वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और उसमें जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था। और इसमें लकड़ी का फर्नीचर जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में नहीं उसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है? गरीबी का सूचक इसमें से कौन नहीं है? देख सकते हैं आप, कुपोषण ये गरीबी का सूचक है,
भूख ये भी है, यानी कि पक्का का घर है तो वो गरीबी का सूचक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द यानी कि GFCF का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जो ये एब्रीविएशन यहाँ पे दिया गया है यानी कि GFCF का मतलब क्या होगा, और इसका सही जवाब है कि देखिए इसका पूरा जो नाम होता है यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन यानी कि। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि RBI के मानदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक। अब इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि पूंजी आधार पर ये उधार दे सकते हैं वर्ग, उसमें ऑप्शन के यानी कि विकल्पों से आपको उस जगह को भरना है। इसमें सही जवाब है कि RBI का जो मापदंड है उसके अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकते हैं, यानी कि समान पूंजी आधार पर अधिक ये उधार दे सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार आर्थिक गणना की बात कर रहे हैं कि आर्थिक जनगणना कब हुई थी भारत में पहली बार, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि भारत में पहली बार जो आर्थिक गणना की गई थी 1977 में की गई थी। और आर्थिक जनगणना भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण है एक तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ जो है कि पहली जो आर्थिक गणना हुई थी 1977 में की गई थी, जबकि दूसरी जो हुई थी वो 80 में, फिर तीसरी 90 में, चौथी आर्थिक गणना 98 में हुई थी, पाँचवीं आर्थिक गणना 2005 में, छठी आर्थिक गणना हुई थी 2013 में, और सातवीं जो हुई थी वो 2019 में हुई थी। और इसके बाद के प्रश्न है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है। मुद्रास्फीति के द्वारा जो मंदी आती हैं वो किसका संयोजन होती है बताना है। और इसका सही जवाब है कि वो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का संयोजन होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी है कि अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का संयोजन होती हैं। जबकि जानते हैं कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो मुद्रास्फीति का जो मतलब होता है कि मुद्रा की वह दशा होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य वस्तु की तुलना में कम हो जाता है। और मुद्रास्फीति जो होता है वो दो कारणों से होता है, पहला कि मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा होता है कि लागत जनित मुद्रास्फीति। तो नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है अब कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन यानी कि जो आउटपुट में से निविष्ट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। यानी कि आर्थिक उत्पादन में से यानी कि आउटपुट में से इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। और इसका सही जवाब है कि उसे यानी कि GVA जो होता है वो प्राप्त होता है। GVA का पूरा नाम होता है यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। अर्थव्यवस्था में किसी भी क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में खाद्यान्न माल सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता चलता है। तो इस तरीके से अब देखते हैं 125वां प्रश्न है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन यानी कि जो अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया है, किस वर्ष में संशोधन किया गया है। और इसका सही जवाब है कि 2016 में जो है कि इसमें संशोधन किया गया था। इसका अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देख सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था। और इसका सही जवाब है कि ये 1999 में ऐसा हुआ था पहली बार कि जब भारतीय शेयर बाजार सूचकांक का जो सेंसेक्स है वो 5000 पॉइंट को पार कर गया था। 11 अक्टूबर 1999 में सेंसेक्स पहली बार जो है कि 5000 यानी कि अंक का आंकड़ा जो है कि पार किया था। और अब जानते हैं कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है हमारे भारत में। विश्व का सबसे पहला जो संगठित शेयर बाजार है वर्ष 1602 में ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से आप देखते हैं। अब 127वां प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा कि नेफ्ट जो है वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह यानी कि समूह में संशोधित किया जाता है। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है बताना है। नेफ्ट का पूरा नाम, तो नेफ्ट का पूरा नाम है यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। और नेफ्ट जो शुरू किया गया था 2005 में शुरू किया गया था। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र यानी कि जो नेफ्ट है वो देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण प्रणालियों में से एक है। वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। स्थिर जनसंख्या की अवधि कौन सी मानी जाती है जिसमें भारत की जनसंख्या जो है कि स्थिर हो गई थी। और इसका सही जवाब है 1921 से 51 की अवधि जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है।
जनगणना का महान विभाजक वर्ष भी 1921 को ही कहा जाता है, यानी कि 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, जबकि 1951 को लघु विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है। 1911 से 21 ईस्वी के दौरान जो है भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी, यानी कि माइनस में चली गई थी, यानी कि निगेटिव था 0.31%। और सबसे जो है कि सर्वाधिक जो औसत वृद्धि दर्ज की गई थी जनसंख्या में, घातीय वृद्धि दर थी, यानी कि 1961 से 71 के बीच में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आप जानते हैं कि ये भारत में यूपी है, जबकि सबसे कम वाला जो राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वो है ये सिक्किम है। तो सही जवाब है इसका, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है 1921 से 51, ऑप्शन ई सही जवाब होगा। और इसके बाद के प्रश्न है कि कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग, ये CACP जो है, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसका स्थापना किस वर्ष में की गई थी? और इसका सही जवाब है कि इसका स्थापना हुई थी जनवरी 1965 में, 1965 के समय इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिसंबर 1965 इसका सही जवाब नहीं है। और कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके 1985 में CACP कर दिया गया है, और इस आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि GST जो है, यानी कि GST जो है वस्तु सेवा कर है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? और GST परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। GST का पूर्ण रूप हमने बताया आपको कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2016 के तहत भारत में GST लागू किया गया था। और भारत में GST लागू करने वाला ये भारत जो है, यानी कि GST लागू करने वाला 161वां देश है, यानी कि इसके पहले 160 देशों में GST लागू हो चुका था। और GST परिषद की जो स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 में की गई थी। और इसमें जो दर जो निर्धारित की गई है, यानी कि GST की जो दर है वो यानी कि 0% है, 5% है, 0.5, 12%, 18% और एक है लास्ट वाला है जो ये 28% है, यानी कि इस तरीके से इसकी 5 दरें हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ये अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से इसे भी किस नाम से जाना जाता है? और इसे जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी है, यानी कि शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है, जो ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन जो बिछाई गई हैं। और इसका निर्माण किया गया था 17 मार्च 2013 को, और इसकी लंबाई जो है वो 2775 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि जलवायु परिवर्तन पर, ये अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है कि ये देखिएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है ये। और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन भी हुआ था, जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तेल के कोष सबसे अधिक जो है किस देश में है? तेल का सबसे ज़्यादा भंडार जो है कि वेनेजुएला में है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार तेल के संचित भंडार में देशों का जो क्रम है वो वेनेजुएला सबसे ऊपर है, उसके बाद से फिर सऊदी अरब है, फिर कनाडा, ईरान और इराक हैं। सबसे कम मैंने जो है इराक में है, और वेनेजुएला सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया था? आप यहाँ से देख सकते हैं खुले में शौच से किसको सबसे पहले मुक्त किया गया था भारत में, यानी कि वो ऐसा राज्य बना था सिक्किम जो है। इसका सटीक जवाब है, यानी कि सिक्किम में जो है कि स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 में, जिसकी शुरुआत हुई थी। और अक्टूबर 2019 में भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में सीतामढ़ी जो है वो बिहार का खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला ज़िला बना था। और भारत में करें तो सिक्किम इसका सही जवाब है। जबकि इसका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। माँ जो योजना है इसका उद्देश्य है शिशु को स्तनपान कराने के लिए जागरूकता लाना है, यानी कि 8 अगस्त 2016 को राष्ट्रव्यापी स्तनपान माँ कार्यक्रम, यानी कि जो माँ योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद के प्रश्न है कि अब जबकि आप ये भी जानते हैं कि विश्व में, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल जो मनाया जाता है अगस्त के पहले सप्ताह में,
और अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम यानी कि जो टेक्सटाइल हैं विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये अगला प्रश्न है। और सही जवाब है इसका कि गुजरात राज्य में भारत का प्रथम जो है कि वस्त्र विश्वविद्यालय यानी कि प्रथम जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हैं वो गुजरात में स्थापित किया जाएगा और सूरत शहर में। जबकि आप जानते हैं कि भारत क्या है कि कपास की यानी कि सूती वस्त्रों की जन्मभूमि है, तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे गुजरात में नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाज़ारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है, यानी कि जो मसाला बॉन्ड है। और भारत मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। मसाला बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो भारत के बाहर जारी किए जाते हैं और ये भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट बॉन्ड होते हैं, न कि स्थानीय मुद्रा में होते हैं। और 2016 में सबसे पहले जो है कि भारतीय कंपनी जो HDFC बैंक है वो देश का पहला मसाला बॉन्ड जारी किया था। इसके बाद के प्रश्न देखिएगा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है, और इसका सही जवाब है कि इसमें जो है नीरज कुमार गुप्ता समिति का ये गठन किया गया है। कैशलेस लेन देन का जो ये किया जा रहा है, जिनका जो प्रसार किया जा रहा है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के लिए। 31 मई 2016 में नीरज गुप्ता समिति का गठन किया गया है। इसके बाद के प्रश्न देख सकते हैं आप कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है। तो बिहार का स्थान जो है कि तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर यूपी है, फिर बाद में दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे बिहार है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये राजमार्गों से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और इसके तहत बने इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है, यानी कि जो नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। और ये परियोजना जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी जो नगर हैं उसको जोड़ने का काम करता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न आप यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत में वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी में है, और यानी कि मोकामा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता और प्रकाशित करता है, और इसका सही जवाब है कि जो विश्व बैंक होता है। विश्व बैंक समूह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा व्यापार करने की सुविधा सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है। और इस सूची में शीर्ष रैंक वाला देश का अर्थ यह है कि उस देश की जो परिस्थिति है या वातावरण फर्मों के लिए व्यवसाय आरंभ करने और परिचालन करने के लिए ज़्यादा सहायक हैं और ज़्यादा अनुकूल हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017 में भारत का रैंकिंग भी आया था और भारत का जो रैंकिंग था वो 100वां रैंकिंग था, यानी कि 100 नंबर पे था भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में, जबकि ये 190 देशों का सूची उस समय जारी किया गया था। और इसके बाद के प्रश्न देखिएगा कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब है कि निर्यातों पर अधिक कर लगाना जो है ये भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वे कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, आप जानते होंगे हरियाणा में जो है, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 879 है, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 879 है, जो सबसे कम है। यूपी में 912 है लिंगानुपात, बिहार में 918 है और पंजाब में 895 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो केरला का है, यानी कि 1084 हैं। इसके बाद के प्रश्न यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन हरियाणा नहीं दिया गया है, इस तरीके से ऑप्शन ई होगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, किस अर्थशास्त्री ने किया था भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और इसका सही जवाब है कि देखिएगा जो BKRB राव, ये जो है कि अर्थशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी में। और आप जानते हैं कि ये दादा भाई नौरोजी ने भी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था 1868 में, और उस समय 20 रुपये वार्षिक जो है कि उन्होंने बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय थी। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या
वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी, और जो जनसंख्या वृद्धि दर की जो प्रतिशत थी यानी कि 17.64 यानी कि ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा कर यानी कि जो सर्विस टैक्स हैं किसकी सिफारिश से लागू हुआ था, और सही जवाब है कि भारत में सेवा कर जो लागू हुआ था राजा जे चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू हुआ था, और भारत सरकार के द्वारा 1991 में राजा जे चलैया की अध्यक्षता में कर व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक लागू हुई थी और ये हेलार्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसमें सही जवाब है ऑप्शन इसका ए सही है, जबकि ये जो देखिएगा महालनोबिस मॉडल जो था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है। इसके बाद के प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों के द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है, और इसका सही जवाब है कि जो स्टैम्प शुल्क होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में सही जवाब है कि स्टैम्प शुल्क जो हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों के द्वारा इसे एकत्रित किया जाता है। अनुच्छेद 269 के अंतर्गत कुछ कर जो है केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्रित किया जाता है, लेकिन संबंधित राज्यों को पूर्ण रूप से वसूल कर दे दिया जाता है, ये भी है। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस सेट का कि बैंक दर का आशय क्या होता है। बैंक दर का क्या मतलब है। बैंक दर का मतलब आप जानते हैं कि बैंक दर का जो मतलब होता है यानी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर होता है, और बैंक दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो व्यापारिक बैंकों को ये जो है कि ऋण प्रदान करता है, जबकि भारत का जो केंद्रीय बैंक है RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके से चौथा प्रैक्टिस सेट था, यानी कि अर्थशास्त्र का। समय भी कम है, आप अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए और इस आधार पर भी आप देख सकते हैं प्रश्नों का लेवल क्या हो सकता है।